साल 2026 स्टॉक मार्केट को लेकर दो बहुत बड़े नाम दो बिल्कुल अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक तरफ से आवाज आ रही है एक बहुत बड़े क्रैश की, एक महामंदी की, और दूसरी तरफ कोई है जो चुपचाप बस कैश इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हम सब के लिए, मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से भारत के लिए कौन सही है। चलिए आज इसी बड़ी बहस को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की इस चेतावनी से। बड़ी गिरावट शुरू, लाखों लोग मिट जाएंगे। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहते हैं, है ना? मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जो लाखों लोगों को आर्थिक रूप से खत्म कर देगी। यहीं से इस पूरी बहस की नींव रखी जाती है। और यहीं पर हमें इन दोनों इन्वेस्टिंग के दिग्गजों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देखिए, एक तरफ हैं कियोसाकी, जिनकी फिलॉसफी है स्पीड, लीवरेज यानी उधार के पैसे से खेलना और डिसरप्शन पर दांव लगाना। और दूसरी तरफ है वॉरेन बफे, जो कहते हैं नहीं, सब्र रखो, वैल्यू देखो और स्टेबल रहो। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है, एक बुनियादी टकराव है सोच का। तो चलिए पहले कियोसाकी की इस भविष्यवाणी की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने यकीन के साथ एक महामंदी की बात कर रहे हैं? कियोसाकी की पूरी सोच ही इस एक आइडिया पे टिकी है कि भाई सिर्फ बैंक में पैसा बचाना ये तो हारने वालों का काम है। वो कहते हैं कि सालों से मैं चिल्ला रहा हूं, सोना, चांदी, बिटकॉइन बचाओ, और आज तो वो मानते हैं कि चांदी और इथीरियम सबसे बेस्ट हैं। उनका साफ मानना है कि जो लोग सिर्फ पैसा सेव करते हैं वो असल में अपना पैसा खो रहे हैं। तो उनका सेफ्टी नेट क्या है? ये चार चीजें: सोना, चांदी, बिटकॉइन और इथीरियम। कियोसाकी का मानना है कि जब वो बड़ा क्रैश आएगा जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो यही एसेट्स इन्वेस्टर्स को बचाएंगे। वो इन्हें सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं बल्कि असली कीमत वाली चीजें मानते हैं। अच्छा, कियोसाकी की स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है लेवरेज। अब ये लेवरेज है क्या? बहुत सिंपल भाषा में, दूसरों के पैसे यानी उधार लिए हुए पैसे से इन्वेस्ट करना। उम्मीद ये रहती है कि जो मुनाफा होगा वो ब्याज से कहीं ज्यादा होगा, मतलब अपने पैसे के बिना ही पैसा बनाना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है या फिर ये सिर्फ डर फैलाकर अपनी किताबें और कोर्स बेचने का एक तरीका है? मतलब ये असली सलाह है या सिर्फ मार्केटिंग? और जो लोग कियोसाकी की आलोचना करते हैं वो यही पॉइंट्स उठाते हैं। उनका कहना है कि डर के माहौल में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स तरीके बताते हैं वो कोई शॉर्टकट नहीं है। वो रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे तरीकों से मिलने वाले स्टेबल ग्रोथ को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। और हाँ, जिसे वो पैसिव इनकम कहते हैं, उसके लिए भी अक्सर काफ़ी एक्टिव काम करना पड़ता है। चलिए अब रिंग के दूसरे कोने में चलते हैं। जहां कियोसाकी की तूफानी स्ट्रैटेजी है, वहीं दूसरी तरफ है वॉरेन बफे, जिनके पास है अनुशासन और सब्र की ताकत। देखते हैं उनका क्या कहना है। बफे की पूरी फिलॉसफी इन दो लाइनों में समा जाती है। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खोना। रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 मत भूलना। मतलब साफ है, प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने लगाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले। तो देखिए, दोनों के स्टाइल कितने अलग हैं। कियोसाकी एक्टिव हैं, सट्टा लगाते हैं और ऐसी चीजों पर दांव खेलते हैं जो मार्केट को हिला देंगी। वहीं बफे पैसिव हैं, वैल्यू पर आधारित निवेश करते हैं। मतलब वो ऐसी कंपनियों पर दांव लगाते हैं जो समय के साथ स्थिर साबित हुई हैं। तो बफे की प्लेबुक क्या कहती है? सिंपल, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जिनकी कमाई स्थिर हो, जिनका कैश फ्लो मजबूत हो, कर्ज और सट्टेबाजी से दूर रहो, और सबसे जरूरी, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहो। बस खरीदो और भूल जाओ, ताकि कंपाउंडिंग का जादू अपना काम कर सके। ठीक है, तो हमने दोनों की फिलॉसफी समझ ली, लेकिन अब आता है असली सवाल, द ग्रेट इंडिया टेस्ट। ये ग्लोबल स्ट्रैटेजीज हमारे यानी इंडियन मार्केट में कितनी चलती हैं? यहीं आकर बड़े बड़े सिद्धांत परखे जाते हैं। तो आखिर भारत के लिए कौन सही है? एक इंडियन इन्वेस्टर को किसकी सलाह माननी चाहिए जो यहाँ की जमीनी हकीकत से मेल खाती हो? यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में कुछ खास नहीं रहा है। 2011 में उन्होंने बजाज अलियांस के साथ एक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की, वो नहीं चली। और अभी हाल ही में 2023 में उन्हें पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी घाटे में बेचकर निकलना पड़ा। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? बफे जैसे दिग्गज से गलती कैसे हुई? वजह यह थी कि ये दोनों ही दांव उनके अपने बनाए हुए नियमों के खिलाफ थे। पेटीएम के पास प्रॉफिट कमाने का कोई साफ रास्ता नहीं था, खासकर यूपीआई पर 0 एमडीआर की वजह से। और इंश्योरेंस वाले वेंचर में उन्हें वो फ्लोट यानी कैश नहीं मिला जो उनकी स्ट्रैटेजी का कोर है।
सीधे शब्दों में कहें तो ये बफे स्टाइल के इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं। अच्छा, तो बुफे का तो ये हाल है। अब कियोसाकी की बात करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी इंडिया में अपनाना भी कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने बड़े मजेदार तरीके से कहा, भारत में रिच डैड पुअर डैड को लागू करने की कोशिश करोगे तो नतीजा एंग्री डैड होगा। और इसके पीछे ठोस कारण है। देखिए, इंडिया में रिच डैड वाली स्ट्रैटेजी क्यों मुश्किल है? पहला, यहां कंप्लायंस कॉस्ट यानी कायदे कानून को मानने का खर्चा बहुत ज्यादा है। दूसरा, कॉर्पोरेट लोन की ब्याज दरें अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। तीसरा, कंपनी के फायदों पर जो टैक्स लगता है वो भी एक बड़ा सिरदर्द है। सच तो यह है कि कई बार इन सब झंझटों से बेहतर तो HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्ट्रक्चर बना लेना होता है। तो देखिए, दोनों ही ग्लोबल गुरुओं की स्ट्रैटेजी इंडिया में आकर थोड़ी अटक जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर है, और वो है खुद भारत की इकोनॉमी। दुनिया भर में डर के माहौल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूती दिखा रही है। FY26 के लिए 6.5% और Q1 FY26 के लिए 7.8% की GDP ग्रोथ का अनुमान है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक इंडियन इन्वेस्टर के तौर पे 2026 के लिए हमारा गेम प्लान, हमारी प्लेबुक क्या होनी चाहिए? तो ये रही एक सिंपल 3 स्टेप प्लेबुक। स्टेप 1, डर के हिसाब से नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। देखें कि कंपनी असल में पैसा कमा रही है या नहीं। स्टेप 2, अपना सारा पैसा सिर्फ इक्विटी में न डालें, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाएं। और स्टेप 3, हेडलाइंस पर नहीं बल्कि मैक्रो डेटा यानी अर्थव्यवस्था के असल आंकड़ों पर भरोसा करें। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यही कि किसी एक को चुनना जरूरी नहीं है। हमें दोनों की अच्छी बातों का एक मिश्रण बनाना होगा, बफे जैसा अनुशासन और कियोसाकी जैसी हिम्मत। लेकिन ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट यानी भारत की सच्चाई को ध्यान में रखकर करना होगा। ये समझना होगा कि जो दूसरे देशों के लिए क्रैश है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में शायद सिर्फ एक करेक्शन हो। और अंत में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही है जिस पर आप लंबे समय तक टिक सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस अनिश्चितता के माहौल में एक निवेशक की अपनी स्ट्रैटेजी किस पर बनेगी? कियोसाकी की तरह हिम्मत दिखाने पर, बफे की तरह अनुशासन में रहने पर, या फिर इन दोनों के एक समझदार मिश्रण पर? इसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा।